हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। हम बात कर रहे थे यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में, और बेसिकली हम कर क्या रहे थे, हमने बार बार यही चीज़ रिपीट की है। हमने कहा कि हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आपका डीएनए है या जो जेनेटिक मटेरियल है या जो फिर जो जीन है, उसे आपने एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना है। कैसे करते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने जो जो चीजें समझी है प्रीवियस लेक्चर में हम रिवाइज कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे थे, आपने बात की है यहाँ पर किसकी, हमने बोला कि जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात आती है, बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ क्या रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप डीएनए का रिकॉम्बिनेशन वहां पर लेके आ रहे हैं। हमने आइसोलेशन कर लिया है डीएनए का, हमने डीएनए की फ्रेगमेंटेशन कर ली है, हमने लाइगेशन भी कर लिया है, हमने हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे आपने वेक्टर के अंदर इंसर्ट भी कर लिया है। आज हमारे पास आता है ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। हमने अब क्या करना है, हमारे पास जो वेक्टर आ गया है, वेक्टर में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो गया है, उसे हमने अब अपने जो सेल है उसमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। अब ध्यान दीजिए, कुछ बेसिक सी चीजें आप भूलेंगे नहीं, जैसे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट में हम इंसुलिन का एग्जाम्पल ले रहे थे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमने बोला दो मनुष्य हैं, हम दो मनुष्यों की बात कर लेते हैं। वैसे हम यहाँ पर ह्यूमन बींग को लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप मनुष्यों में वेक्टर के रूप में आप प्लाज्मिड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब समझने के लिए समझिए, हमने बोला कि दो मनुष्य हैं, ये दो जीव हैं। अब हमने बोला चलिए जीव की बात कर लेते, कोई भी है, ये जीव ए था, ये जीव बी था। हमने बोला इसमें जो इंसुलिन का जीन है वो आपने बी वाले में ट्रांसफर करना है। ठीक है, उसमें आपने यहाँ पर ट्रांसफर करना है। क्लियर है इतनी बात? तो आपको यही बोला गया है कि जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल ये होगी, ये वाली जो सेल है ये क्या होगी, डोनर सेल है। ठीक है, क्या होगी, डोनर सेल। ये आपकी क्या होगी, डोनर सेल होगी। क्यों डोनर सेल है, क्योंकि डोनेट कर रही है। ठीक है, क्या है, डोनर सेल है क्योंकि डोनेट कर रही है। क्लियर है? अब हमने बोला आपने आइसोलेशन कहाँ से किया, जो पहला स्टेप आपका था वो आपने यहाँ से किया। ठीक है, आइसोलेशन आपने यहाँ पे किया, फिर आपने फ्रेगमेंटेशन की है, फिर आपने क्या किया है, जो ट्रांसफर ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, वो आप कहाँ पे करेंगे, इस वाले पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे। होस्ट सेल वो होगी जिसमें आपको अपना जो जीन है वो डालना है, जिसे इस जीन की आवश्यकता है। क्लियर है इतनी बात? आप समझ ली यहाँ पर ट्रांसफर किस प्रकार से आप करेंगे, या फिर जब आपने ट्रांसफर किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपके पास आती हैं, ये हमें समझना है। चलिए, स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स के बारे में समझ रहे हैं। आपका स्टिकी एंड्स में क्या होता है, नॉन पेयर्ड होते हैं यहाँ पर, यानी कि आपने कहा कि ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगता है, यहाँ पर भी ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगा है। ब्लंट एंड क्या होता है कि जो आपके बेस पेयर्स है उनके बीचों बीच से जब कट लगेगा, तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, स्टिकी एंड्स करते हैं। क्यों स्टिकी एंड्स कर रहे हैं, ताकि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके प्लाज्मिड में आसानी से फिट हो सके। ठीक है, आसानी से फिट हो सकेगा, इसीलिए क्या करेंगे, स्टिकी एंड्स का यूज करेंगे। ये वेक्टर के बारे में हमने बात की थी, यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइगेशन के बारे में। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कैसे आपका ये प्लाज्मिड है, ये आपका क्या है, प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, ये आपका क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इसे आपने क्या करना है, इसमें इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे, आपने कहा कि जो आपका प्लाज्मिड है उसे आपको खोलना है। प्लाज्मिड है, डबल सर्कुलर ऐसे था, इसे आपने क्या किया, खोला। कैसे खोला, इस प्रकार से खोला। कैसे खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जेनेटिक सीजर का यूज करेंगे काटने के लिए, तो काटने के लिए जेनेटिक सीजर का प्रयोग करते हैं। जो दोनों को काटने के लिए, आपका प्लाज्मिड है या आपका डीएनए है, दोनों को काटने के लिए सेम आप वहां पर क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करेंगे, क्योंकि उनकी सेम रिकॉग्निशन साइट होगी। अगर सेम रिकॉग्निशन साइट है तो आपने कहा एक ही जगह से काटेंगे, एक ही जगह से काटेंगे, तो आपने बोला कि यहाँ पर कहाँ से कट लगा था, ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब हुआ क्या, यहाँ पर आपने बोला अगर आप दोनों को देखेंगे, इसको आपने देखा और इसको आपने देखा, तो आपने कहा कि ये जो पार्ट्स हैं ये रिमूव हो गए हैं, ये रिमूव हो जाते हैं, और इसका बीच वाला जो पोर्शन है वो रिमूव हो गया है। कौन सा बीच वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है,
ये वाला जो पोर्शन है ये रिमूव हो जाता है और इसकी जगह पे ये वाला पोर्शन यहाँ पर फिट हो जाता है। तो अगर आप दोनों को देखेंगे, कौन, आप इसके नाइट्रोजनस बेस देखेंगे जो आप बेस पेयर देख रहे हैं और इसके बेस पेयर देख रहे हैं, दोनों के सेम बेस पेयर होते हैं, इसीलिए जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर फिट हो पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेम यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं ताकि रिकॉग्निशन साइट एक ही हो। रिकॉग्निशन साइट का मतलब क्या होगा कि वहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं उनकी जो सीक्वेंस है, उनका जो अरेंजमेंट है वो भी सेम होगा। ठीक है, एट लास्ट आपके पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया है। अब जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया है तो हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, आपने बोला यहाँ पर हम यूज करते हैं डीएनए लाइगेज को। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, जो डीएनए लाइगेज होता है वो यहाँ पर आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे प्लाज्मिड में फिट करने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके थे। क्लोनिंग वेक्टर आप जानते हैं, वो वेक्टर जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पर क्लोनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ फीचर्स के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। चलिए, अब हमारे पास जो टॉपिक आता है उसमें हमें ये देखना है, आपके पास वेक्टर आ गया है। ठीक है, किस प्रकार का वेक्टर है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसे आपने डालना है होस्ट सेल में। ठीक है, तो होस्ट सेल में आपने बोला आप यहाँ पर 3 प्रकार की सेल बना लीजिए। ठीक है, एक सेल ये है, एक सेल ये है और एक तीसरी सेल बना लेते हैं। ठीक है, सेल को अगर हमने नाम दिया, आपने कहा ए है, बी है, सी है, तीनों जो प्रकार की सेल है वो आपकी होस्ट सेल है। ठीक है, इन तीनों में हमने क्या करना है, अपना प्लाज्मिड क्या करना है, ट्रांसफर करना है। अब प्लाज्मिड भी आपके पास अलग अलग प्रकार का आ सकता है, कैसे आ सकते हैं देखिए। एक प्लाज्मिड ये था जिसमें क्या है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपको ब्लू कलर में दिखाए गए हैं। ठीक है, एक प्लाज्मिड तो ये है। दूसरा जो प्लाज्मिड आपके पास आया वो ये है। दो प्रकार के प्लाज्मिड आपके पास आए हैं। ठीक है, ये प्लाज्मिड फर्स्ट और ये है प्लाज्मिड सेकेंड। अब ये प्लाज्मिड फर्स्ट और सेकेंड से क्या मतलब है, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्लाज्मिड के अंदर क्या किया था, ट्रांसफर किया था। लेकिन हमने बोला कि ये भी तो हो सकता है कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर ही ना हो, ये भी तो हो सकता है कि आपका जो प्लाज्मिड है वो ओपन हुआ लेकिन वो खुद ब खुद चिपक गया है, वो खुद के साथ ही फिर से उसने बाइंड कर लिया है। जब तक कि जीन ऑफ इंटरेस्ट आता वो खुद ब खुद क्या हो गया था, वहां पर क्लोज हो गया था, यानी कि आपका प्लाज्मिड ओपन हुआ लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट के आने से पहले वो क्लोज हो गया है, तो इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आ ही नहीं पाया। ठीक है, तो ये क्या है, आपने बोला कि यहाँ पर क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, कह सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। नॉन रिकॉम्बिनेंट है, आपने बोला यहाँ पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है तो ये रिकॉम्बिनेंट है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है जो प्लाज्मिड है वो दो अलग अलग कॉम्बिनेंट का क्या मतलब हुआ और रिकॉम्बिनेंट का क्या मतलब हुआ। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आपके पास पॉसिबिलिटी क्या कौन कौन सी आती है, आपके पास जो पॉसिबिलिटी आती है वो कौन कौन सी आती है देख लेते हैं। ये आपकी सेल सी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि कैसे ट्रांसफर हो रहा है। ये था आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अब देखिए
आपने बोला आपके पास आती है 3 प्रकार के सेल आती है, सेल ए है, सेल बी है और सेल सी यहाँ पर आती है। सबसे पहले तो हम सेल सी के बारे में हम बात करें। हमने कहा सेल सी हो सकता है कि जब आपने ट्रांसफर किया होस्ट सेल में अपना जो वेक्टर था तो वो ट्रांसफर हुआ ही नहीं। ठीक है, हमने क्या बोला कि ये ट्रांसफर हुआ ही नहीं, सेल नंबर सी जो थी उसमें ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो आपने कहा इसे रहने देते हैं क्योंकि अभी हमें तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। अभी एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, जब आप तीनों के बारे में पढ़ लेंगे तब हमारे पास एक नया क्वेश्चन आएगा जिसमें आप सेल सी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने बोला हो सकता है कि एक ऐसी सेल थी जिसमें ट्रांसफर हुआ ही नहीं। ठीक है, हो सकता है कि जो यहाँ पर सेल बी थी, सेल बी में जो प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ वो ये वाला प्लाज्मिड ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, वो ये वाला प्लाज्मिड ट्रांसफर हो गया है। अब ये जो प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ है इसे आपने क्या बोला, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल बोला। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल बोलिए क्योंकि उसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंटर हुआ है। क्लियर है इतनी बात कि सेल सी के साथ क्या हुआ और सेल बी के साथ क्या हुआ। ठीक है, आप देखिए हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो सेल सी है उसका भी एक नाम हमें रखना चाहिए। तो हमने बोला कि क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट हुआ ही नहीं तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कह सकते हैं इसे। ये क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल है। ये क्या आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर तो हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रांसफर तो हुआ है, लेकिन वो अलग बात है कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ था। ठीक है, दो प्रकार की सेल्स आ गई हैं, एक आ गई है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, एक आ गई है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल। ठीक है, और तीसरी आपने बोला कि तीसरी जो सेल थी उसमें ये वाला प्लाज्मिड एंटर हुआ, तो ये वाला जो प्लाज्मिड है वो कैसा है आपका, रिकॉम्बिनेंट होगा, जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ रखा है। ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। क्या कहेंगे इस सेल को, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल। इतनी बात पहले क्लियर कीजिए कि आपके पास जो सेल आई है वो, चलिए अब समराइज कर ले जो चीजें अभी तक हमने की है। हमने कहा जब आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड में डाला था तो आपके पास दो केस हो सकते हैं, प्लाज्मिड में दो केस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्लाज्मिड में एंटर ही नहीं हुआ था। ठीक है, वो एंटर ही नहीं हुआ था, इस प्रकार के प्लाज्मिड को आपने नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहा था क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब समझते हैं, फॉरेन डीएनए ऐड होना, फॉरेन डीएनए ऐड ही नहीं हुआ है। आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो ऐड होने से पहले जो प्लाज्मिड था वो खुद ही यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज हो गया है। आपने कहा नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आपके पास है। सेकेंड स्टेप में आपका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड के अंदर आ गया है। आपने कहा ये क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा। ठीक है, अब आपने बोला क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो केसेस आए हैं तो इसी के बेसिस पे आपके पास 3 केस आ सकते हैं। एक तो पहला ये है जो ऑप्शन नंबर सी में आपको बताया गया है कि आपकी जो सेल है, आपकी जो सेल है यहाँ पर आपने बोला उसमें कोई भी जो वेक्टर है वो ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, वेक्टर ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। ठीक है, इसे आपने बोला नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। आपने बोला ट्रांसफर ही नहीं हुआ है तो कैसी सेल है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल है। सेकेंड केस आया कि यहाँ पर जो आपका प्लाज्मिड है वो ट्रांसफर तो हुआ है, लेकिन कैसा प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ है, जिसका रिकॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ था। तो आपने इस सेल को कहा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल, क्योंकि प्लाज्मिड का ट्रांसफर तो हुआ है, प्लाज्मिड का ट्रांसफर तो हुआ है, तो आपने बोला कि ये कैसी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल है। जो सबसे पहली सेल आपके पास आई ऑप्शन नंबर ए में, आपने बोला इसमें वही प्लाज्मिड गया है जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था। आपने बोला रिकॉम्बिनेशन हुआ है, रिकॉम्बिनेंट
सेल है और कैसी है, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेशन भी हुआ है, आपने कहा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी एंटर हुआ है और ट्रांसफर हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है इसे क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट सेल कहेंगे। इतनी बात क्लियर है तो हम आगे की बात करें। इतनी बात क्लियर है तो हम आगे की बात करें। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, आया होगा पहले तो, नहीं आया तो आना चाहिए। वो क्वेश्चन क्या है, आपने बोला ठीक है हमारे पास 3 प्रकार की सेल्स आ गई हैं, हमें कैसे पता चला कि हमारी जो सेल है, अब हमारे काम की सेल कौन है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है। ऑब्वियसली बात है कि जो जो सेल है ये हमारे काम की सेल है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना था, ट्रांसफर हो गया है, तो हमारे काम की सेल सेल ए है। हमने कहा हमें कैसे पता चला कि जो सेल ए है उसी में हमारा जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो ट्रांसफर हुआ है, और जो आपकी सेल नंबर बी और सी है इसमें ये जो सेल है वो आपकी काम की नहीं है या उसमें ट्रांसफर नहीं हुआ है। कैसे पता चलेगा, ये भी तो हमारे लिए क्वेश्चन है, क्योंकि हमने क्या कहा, सारी प्रोसेस हो रही है माइक्रोस्कोप पे। तो हमने बोला कि यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स आते हैं, ठीक है, क्या होंगे सेलेक्टेबल मार्कर, मार्कर का मतलब समझते हैं, मार्कर जैसे कि आपने, ये भी एक मार्कर है, आप क्या करें, ये हाइलाइटर है जो, ये भी आप क्या करें, मार्क कर रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कि क्या करेंगे, बताएंगे कि कौन सी आपकी रिकॉम्बिनेंट सेल है, कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है, ठीक है। ये आपका क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिसमें आया वो कौन सी सेल होगी, रिकॉम्बिनेंट सेल होगी। जिसमें आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया वो कैसी सेल है, आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहले हमने बोला एक एक करके हटाएंगे, सबसे पहले तो इस सेल को हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। हमने बोला जो प्लाज्मिड होते हैं, जब हमने प्लाज्मिड के बारे में बात की, हमने कहा प्लाज्मिड जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक्स यहाँ पर होते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनमें हमने बोला, जैसे एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, एंटीबायोटिक है। हमने बोला अगर किसी सेल में क्या है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है और उस सेल में हमने क्या कर दिया है, एंटीबायोटिक हमने कुछ ऐसे वो डाल दिए हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस हमने डाल दिए हैं, यानी कि हमने हार्मफुल सब्सटेंस वहां पर ऐड कर दिए हैं। जैसे कि हमने बोला कि जो टेट्रासाइक्लिन है, जैसे एंटीबायोटिक आप जानते हैं कि क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए आपने एंटीबायोटिक किसी सेल में डाल दी है, लेकिन उस सेल में क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, ध्यान दीजिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था। एंटीबायोटिक का मतलब समझते हैं हम लोग, सारे समझते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि ऐसे केमिकल जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं या बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का मतलब होता है वो जीन जो एंटीबायोटिक के एक्शन को, एंटीबायोटिक के प्रभाव को क्या करे, निष्क्रिय करे, रेजिस्टेंस करे या रोके। सिंपल सी बात है, हमने बोला कि जो आपके पास क्या आते हैं, वेक्टर आते हैं, जो आपके पास वेक्टर आते हैं उनमें क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने बोला टेट्रासाइक्लिन यहाँ पर है और ये क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। अब अगर किसी सेल में ये प्लाज्मिड है और उसमें आपने क्या डाल दी है, टेट्रासाइक्लिन डाल दी है, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है तो टेट्रासाइक्लिन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये नष्ट नहीं होता है। तो हमने वही चीज सबसे पहले करी, हमने देखा, हमने क्या किया कि यहाँ पर इन तीनों प्रकार की सेल में आपने एंटीबायोटिक का छिड़काव कर दिया है, क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड था और इसके पास भी प्लाज्मिड था, तो ये दोनों जो सेल है ये सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन आपकी सेल नंबर सी जो थी उसके पास यहाँ पर प्लाज्मिड था ही नहीं, प्लाज्मिड नहीं होगा तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होगा, तो क्या होगा, ये जो सेल थी एंटीबायोटिक की वजह से ये जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। अब डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो हमें कैसे पता चला कि सेल डिस्ट्रॉय हो गई है, हमने कहा कि ये कॉलोनी बनाते हैं, बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है। कल्चर मीडियम की जब हम बात करते हैं तो हमने बोला सेल जो ए है वो इस प्रकार से ग्रो होती चली जा रही है, आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यू ग्रो कर रही है। जो सेल नंबर बी है वो भी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, लेकिन जो सेल नंबर सी थी वो ग्रो नहीं कर रही है, वो एज इट इज है। ये इंडिकेट करता है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो यहाँ पर डेड हो चुकी है। इतनी बात क्लियर है आप सबको, तो एक बार आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि सेल ए और बी को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे यहाँ पर सेल बी को सेल ए से हम अलग करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग ये जो आपके पास डायग्राम आए हैं वो आप बना लीजिए। चलिए, अब हम बात कर रहे थे सेलेक्टेबल मार्कर,
थोड़ा सा सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेल ए और सेल बी को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में आप लिखा दे आर द जीन्स प्रेजेंट इन द क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर की बात आ रही है, फिर से आपने कहा जो वेक्टर्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिन्हें आप क्या कह रहे हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स कह रहे हैं। इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये क्या करेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट करने में यानी कि हटाने में मदद करेंगे। सेलेक्टेबल मार्कर्स प्राइमरली एड इन द डिटेक्शन एंड eradication of transformant as well as enabling their proliferation, example antibiotic resistance gene, herbicide resistance gene, ठीक है। आपने बोला यहाँ पर जो आपके पास आते हैं वेक्टर आते हैं, वेक्टर में कुछ ऐसे जीन होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर सेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपने बोला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब आपने बोला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जिसमें होगा उसमें आप किसी एंटीबायोटिक को डाल भी देंगे तो वो क्या करेगी, सर्वाइव कर जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स का उपयोग कर सकते हैं। अब सेलेक्टेबल मार्कर्स की अगर बात आ रही है तो हम बात करेंगे PBR 322 प्लाज्मिड की, ठीक है। ये क्या एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड आपके पास आता है, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड आता है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, बेनिफिशियल फीचर्स होते हैं। तो PBR 322 को हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि जो प्लाज्मिड होता है इसमें आपके बहुत सारे क्या मिलेंगे, रिकॉग्निशन साइट मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारी आपकी रिकॉग्निशन साइट मिलेंगी और ऐसा नहीं है कि एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट मिलेंगे, रिकॉग्निशन साइट मिलेंगी। आपने बोला एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही रिकॉग्निशन साइट मिलेगी, लेकिन अलग अलग जो आपके पास क्या था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आते हैं उनके लिए आपको अलग अलग रिकॉग्निशन साइट मिलेगी। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपको किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करना है आप वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर सीजर ही आप वहां पर यूज कर रहे हैं। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि रिकॉम्बिनेंट जो सेल है और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है उसमें क्या हुआ था, उससे पहले की बात क्या हुई थी। एक बार आप जो इमेज आपके पास आ रही है PBR 322 से देख लीजिए, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, अब जैसे कि हमने बोला कि जो आपका PBR 322 प्लाज्मिड है ये क्या है, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, तो इसमें बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट मिलेंगे। जैसे कि आपने बोला BAMH फर्स्ट, हिंद थर्ड, सार फर्स्ट, PVU फर्स्ट, PVU सेकेंड, PST1, ECOR1, CLAV1, ठीक है। क्या होते हैं ये, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेलेक्टेबल मार्कर आपने कहा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। सिलेक्टेबल मार्कर कितने हैं इसके पास, दो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, एम्पिसिलिन है और टेट्रासाइक्लिन है। ORI है, ORI का मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो आपने बोला एक सिलेक्टेबल एक आइडल सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ORI हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, जो रेप्लिकेशन की साइट है वो ज्यादा हो। अब हम रोप की बात करेंगे, आपने कहा इट कोड्स फॉर प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। Different antibiotics resistance gene act as a restriction site and to ligate a foreign DNA and for the selection of transformant the gene where the foreign DNA is inserted become inactive। इस लाइन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि क्या यहाँ पर बताया गया। तो हमें करना क्या अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ये जो इमेजेस है समझना है क्या चीजें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती हैं और क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, क्या फंक्शन है ORI का या क्या फंक्शन है रो का, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग इस इमेज को घर से देख करके आएंगे, आपकी बुक में इमेज दी रखी है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।